आई एम तनीषा जैन और आज हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन क्या होता है? जो भी हम अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल लगाते हैं। जैसे जब भी हमें कोई भी बिजनेस खोलना है तो हमें सबसे पहले पैसे चाहिए होते हैं, मतलब इनिशियली उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम बिजनेस में पैसे लगाते हैं ना। जैसे मान लो आपको कोई बिजनेस खोलना है तो सबसे पहले आप उसमें पैसे लगाओगे, मतलब कैपिटल लगाओगे। जो भी टोटल पैसे हमने अपनी कंपनी में लगाए होते हैं, कैपिटलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। जो हमारा कैपिटलाइजेशन होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे फाइनेंशियल डिसीजन का, विच इज़ रिलेटेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस कंसर्न। हमने जितनी भी पैसे अपने बिजनेस में लगाए हैं उसका टोटल होता है हमारा कैपिटलाइजेशन। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन सॉल्व लीड्स टू solve many problems in the field of financial management because there is a confusion among the capital, capitalization and capital structure. जब हम कैपिटलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काफ़ी सारे टर्म्स ऐसे आते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, जैसे हमारी कैपिटल और कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैपिटल तो वो होता है जो हमने पैसे इनिशियली इन्वेस्ट किए होते हैं। ठीक है, जो भी हमने पैसे लगाए हैं या फिर असेट्स जो भी परचेज किए हैं। और हमारा कैपिटलाइजेशन क्या होता है? जब हम बहुत ज़्यादा अपने पैसे को लगाते हैं उसका फिर टोटल जो होता है, जैसे हमने पूरा कैपिटल जितनी भी एम्प्लॉय किया उसका टोटल। द टर्म कैपिटल रेफर्स टू द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ मनी एंड असेट्स। टर्म कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो भी पैसे हमने अपनी कंपनी में लगाए हैं, चाहे वो पैसे हो चाहे असेट्स हो, मतलब जितना भी टोटल जो होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द टोटल वेल्थ ऑफ द कंपनी। इसको हम हमारी कंपनी की टोटल वेल्थ भी बोलते हैं कि हमारी टोटल कंपनी जो है उसकी टोटल वेल्थ कितनी है। व्हेन द कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस इनटू द बिजनेस, इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। जब हमारी जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा पैसे अपने बिजनेस में लगाती है तो वो होती है कैपिटल। कैपिटल इज द इनिशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस। जो कैपिटल है वो किसी भी बिजनेस का, चाहे वो नया बिजनेस है चाहे वो चल रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि अगर हमारे पैसे जो बिजनेस है उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं लगी होगी, मान लो मुझे कोई बिजनेस खोलना है तो मुझे शुरुआत में 10 लाख रुपए चाहिए, तो वो मेरी कैपिटल होगी। और जब मैं अपने बिजनेस को आगे फर्दर भी बढ़ाऊंगी तब भी तो मुझे पैसों की ज़रूरत होगी ना। तो जो लार्ज अमाउंट हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट होता है वो होती है हमारी कैपिटल। द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। अब हमें कैपिटल क्यों क्यों चाहिए होती है? एक तो फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो परमानेंटली हमारे बिजनेस में लगी हुई होती है, जिससे कि हम अपने फिक्स असेट्स खरीदते हैं। अब मान लो मैंने शॉर्ट टर्म बेसिस पे पैसे ले लिए, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल, जैसे मैंने 2-3 साल के लिए पैसे ले लिए, लेकिन क्या मेरी जो फिक्स्ड असेट्स हैं उनको मैं शॉर्ट टर्म असेट से कर सकती हूँ? जो फिक्स्ड जो असेट्स हैं जैसे मशीनरी वगैरह मैंने जो परचेज किया उसके लिए तो मुझे फिक्स्ड कैपिटल चाहिए ना, जो ड्यूरिंग द प्रोसेस जब तक मेरी चलेगी बिजनेस तब तक मेरे उसमें रहेगी। फिक्स्ड कैपिटल होता है जब तक हमारा काम चलेगा तब तक हमारे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट रहेंगे। और वर्किंग कैपिटल होता है डे टू डे जो हम चेंजेस करते हैं। जैसे आज मुझे सामान बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो मैंने परचेज कर लिया। उसके लिए जो मेरे को चाहिए होता है डे टू डे चीज़ों के लिए, वो होती है मेरी वर्किंग कैपिटल। उसके लिए जो पैसे चाहिए होते हैं। अब मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ फंड्स दैट अ फर्म नीड्स टू रन इट बिजनेस। कैपिटलाइजेशन क्या होती है? वो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे कंपनी को कितने पैसों की ज़रूरत है। अभी मुझे अगर बिजनेस को चलाना है या कोई खोलना है या फिर मेरा पहले से बिजनेस है, अब मुझे फर्दर मैं चाहती हूँ कि मैं उस और ब्रांच बनाऊँ या और उसको एक्सपेंड करूँ, तो उसके लिए पूरी प्रोसेस कि मुझे कितने पैसे चाहिए पड़ेंगे जब मैं ये एग्जामिन करती हूँ, वो होती है मेरी कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन इज ओनली द पार वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर एंड इट डज नॉट इंक्लूड रिजर्व एंड सरप्लस। अब कैपिटलाइजेशन में हम खाली शेयर्स और डिवेंचर्स को ही इंक्लूड करते हैं। इसमें हम हमारे जो रिजर्व और सरप्लस होते हैं उनको ऐड नहीं करते हैं। अब ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गटमैन एंड डगल। Capitalization is the sum of the par value of stocks and bonds outstanding
जो कैपिटलाइजेशन होता है वो पूरा सम है, सम मतलब प्लस, सम ऑफ द पार वैल्यू ऑफ स्टॉक्स, जो भी हमारी कंपनी के स्टॉक्स हैं जैसे शेयर्स वगैरह उनका, और जो बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग मतलब डिवेंचर्स वगैरह, जो भी लोन है और जो शेयर्स हमारी होल्डिंग्स हैं उनका एडिशन। और क्या एक और दी है हमारी वॉनविल एंड ड्यू ने, कैपिटलाइजेशन इज द बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आउटस्टैंड। जो कैपिटलाइजेशन है वो क्या है, हमारी जो बैलेंस शीट जो हमें वैल्यू दिखाती है हमारे शेयर्स की, स्टॉक की, हमारी बॉन्ड्स जो मतलब हमारी जो आउटस्टैंडिंग लोन्स जैसे डिवेंचर वगैरह उनकी पूरी टोटल। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन जो है वो कितनी तरीके का होता है। एक होता है ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब ओवर प्लस कैपिटलाइजेशन, मतलब जब हम जरूरत से ज्यादा पैसे लगा देते हैं अपने बिजनेस में। हमें जरूरत है अभी 10 लाख रुपए की, लेकिन हमने अपने बिजनेस में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करे रखे हैं, जिससे जो 5 लाख रुपए हैं वो हमें कोई रिटर्न नहीं दे रहे हैं, हमारे वो ऐसे ही वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर मतलब कम, तो अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब हमें जरूरत तो है 10 लाख रुपए की, लेकिन हमने अपने बिजनेस में 8 या 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, मतलब जितने चाहिए उससे कम पैसे जब हम इन्वेस्ट करके रखते हैं हमारे बिजनेस में। और वाटर कैपिटल, थर्ड इज वाटर कैपिटल। वाटर कैपिटल क्या होती है, जब जो हमारी असेट्स की जो मार्केट वैल्यू है वो तो कम है, लेकिन अपने अपनी बुक वैल्यू में उनकी वैल्यू ज्यादा दिखा रखी है। मतलब एक्चुअली में हमारे पास 10 लाख की असेट्स है नहीं है, हमारी जो मार्केट वैल्यू, अगर हम अपनी असेट्स को सेल करेंगे मार्केट में तो वो 8 लाख की बिकेंगी, लेकिन हम अपनी बुक वैल्यू में उनको बढ़ा के शो कर रहे हैं, 10 लाख की शो कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू द कंपनी which poses an excess of capital in relation to its activity level and requirement। जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा हमने जब कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है। In simple word, overcapitalization is more capital than actually required। Overcapitalization क्या होता है, जितनी चाहिए हमने उससे ज्यादा अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। जैसे मुझे 10 लाख चाहिए लेकिन मैंने 15 लाख इन्वेस्ट कर रखे हैं। एंड द फंड्स आर नॉट प्रॉपरली यूज। और जो बाकी के जैसे 10 लाख मुझे इन्वेस्ट करने थे लेकिन मैंने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो 10 लाख तो मेरे प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाएंगे, मुझे उनसे मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, लेकिन जो बाकी के 5 लाख रुपीज जो एक्स्ट्रा हैं उनसे मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। According to Bonwell, Dewey, and Kelly, overcapitalization means when a business is unable to earn fair rate on its outstanding securities। उनके हिसाब से कैप ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, जब हम जितना हमें अर्न करना, जैसे मान लो हमने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं तो 10% की मेरी रिटर्न है, तो मैं मेरे को जो अर्न करना चाहिए 1.5 लाख रुपए, लेकिन मैं 1.5 लाख रुपए अर्न नहीं कर रही हूँ, मैं बस 1 लाख रुपए अर्न कर रही हूँ। तो जो बाकी के जो 5 लाख रुपए हैं, क्योंकि अगर मैं 10 लाख लगाती हूँ तब भी मैं 1 लाख ही अर्न करूंगी, और मैंने 15 लाख लगा रखे हैं तब भी मैं 1 लाख ही अर्न कर रही हूँ, जबकि मुझे 1.5 लाख अर्न करने चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, मैंने एक्सेस कैपिटल लगा रखी है, मुझे इतनी की जरूरत नहीं है अपने बिजनेस में, लेकिन मैंने उससे ज्यादा कैपिटल लगा रखी है। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल है। अ कंपनी इज अर्निंग अ सम ऑफ रुपीज 50,000 एंड द रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू 10%। एक कंपनी है जो कमा रही है 50,000, ठीक है, और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। दिस कंपनी विल बी सेट टू properly capitalized। Suppose the capital investment of the company is 60,000, it will be over capitalized to the extent of 1 lakh। ठीक है, जैसे अगर एक कंपनी है जिसमें 5 लाख रुपए हमने लगा रखे हो, वो 10% हमें रिटर्न देती है तो वो 50,000 रुपए देगी। लेकिन अगर मैंने उसमें 6 लाख रुपए लगा रखे हैं और तब भी वो मुझे 50,000 रुपए ही कमा के दे रही है। ठीक है, तो जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मैंने उसमें लगा रखे हैं वो क्या है, ओवर कैपिटलाइजेशन, मतलब मेरा पैसा फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा, वो वेस्ट हो रहा है। अब कॉजेस क्या क्या होते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन के, मतलब रीजंस क्या क्या है। फर्स्ट इज ओवर कैपिटलाइज ओवर इशू ऑफ कैपिटल बाय द कंपनी। हमने जो कैपिटल है वो ओवर इशू कर दी है, मतलब जैसे शेयर्स वगैरह जो हमें इशू करने थे, जितनी चाहिए हमें उससे ज्यादा हमने मार्केट में इशू कर रखे हैं। उसके बाद बोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने बहुत ज्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जैसे हमने डिवेंचर्स इशू किए थे तो हमें करने तो 10% इंटरेस्ट पे थे, लेकिन हमने 20-25% पे
परसेंट इंटरेस्ट पे डिवेंचर्स इशू कर दिए हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग इन एडुकेट डेप्रिशिएशन टू फिक्स असेट्स, हमारे जो फिक्स असेट्स हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं हर साल, तो हम उनको प्रॉपरली डेप्रिशिएट नहीं कर रहे। मतलब जैसे मेरी कोई मशीनरी है 10 लाख रुपीज की, स्ट्रेट लाइन से बता रही हूँ मैं, मेरी कोई मशीनरी है 10 लाख की और जिसकी लाइफ है 10 ईयर्स, ठीक है। तो मैं अगर 10 से उसको डिवाइड कर दूंगी तो हर साल मुझे 1 लाख रुपए डेप्रिशिएट करने चाहिए, लेकिन मैं 1 लाख रुपए डेप्रिशिएट ना करके मैं 80 हजार रुपए डेप्रिशिएट कर रही हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, मेरी जो ओवर कैपिटलाइजेशन है, मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने पैसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रखे हैं, मुझे रिटर्न उतना नहीं मिल रहा है। उसके बाद प्रोवाइडिंग इन एडुकेट हो गया, एक्सेसिव पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ गुडविल, जो अब जब हम गुडविल परचेज करते हैं, गुडविल क्या होती है, हमारी कंपनी की रेपुटेशन, तो वो परचेज भी कर सकते हैं हम, मतलब दूसरी कंपनी जब हम परचेज करते हैं तो हमने उसके लिए बहुत ज्यादा पेमेंट कर दी है। उसके बाद हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, मार्केट में जो गवर्नमेंट है उसमें बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा है। और अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट, या फिर जो कैपिटलाइजेशन रेट है उसको हमने अंडर एस्टिमेट कर लिया है, मतलब हमें रिटर्न तो एक्चुअली में ज्यादा मिल रहा है लेकिन हमने कम एज्यूम कर लिया है। उसके बाद ये तो थे हमारे कॉजेज, कॉजेज मतलब रीजंस। अब आते हैं इफेक्ट। अब इसका हमारी कंपनी पे इफेक्ट क्या होता है। फर्स्ट इज रिड्यूस द रेट ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द शेयर, जो हमारे शेयर्स हैं उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी होती है उनको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जब हमारे जो फंड्स हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होती तो हमारी अर्निंग कम होती है। जब हमारी अर्निंग कम होती है तो शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड भी उतनी नहीं दे पाते जितनी हमें देनी चाहिए, तो इससे उनकी भी अर्निंग कम होती है। डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग नेसेसरी कैपिटल टू द बिजनेस कंसर्न, अब हम प्रॉपर जितनी हमें चाहिए हम उतनी कैपिटल मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इट्स लीड्स टू फॉल इन द मार्केट, अब हमारे जो शेयर्स हैं उनके मार्केट प्राइस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि हम जैसे हमने ज़्यादा कैपिटल लगा रखी है तो जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, हम उनको इतनी डिविडेंड नहीं दे रहे जितनी वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको कम डिविडेंड मिल रहा है, तो फिर वो हमारी कंपनी से अपना जो शेयर है वो वापस बाय बैक कर लेंगे, मतलब हमारी कंपनी से के शेयर्स बेचने लगेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की वो गिरने लग जाएगी। और इट क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑन रीऑर्गेनाइजेशन, इससे हमारी जो रीऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अगर हम रीऑर्गेनाइज करना चाहें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इट लीड्स अंडर और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, और इससे क्या, और क्या होता है कि जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं तो उनको मैं प्रॉपर, मतलब पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाती हूँ, उनको कम, जितना मैं कर सकती हूँ उनको उतना नहीं कर पाती हूँ, उससे कम यूटिलाइज कर पा रही हूँ मैं, या फिर अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ उनको यूज। उसके बाद अब हम इस प्रॉब्लम को केटर कैसे कर सकते हैं, मतलब रेमेडीज क्या क्या है। ओवर कैपिटलाइजेशन कैन बी रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सिस्टमैटिक डिजाइन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जो ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम जो है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, अगर हम अच्छे से मैनेज करें। इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सिस्टमैटिक डिजाइन ऑफ कैपिटल, जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से डिजाइन करें, मतलब प्रॉपर स्टडी करके देखें कि हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम मार्केट से पैसे उठाएं। ऐसा नहीं है हमने प्रॉपरली देखना है कि हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है और हम ऐसे ही शेयर्स इशू कर रहे हैं, डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं। हमें जरूरत है 10 लाख रुपए की और हमने शेयर्स इशू कर दिए 20 लाख रुपए के, या फिर हमें डिवेंचर्स की जरूरत है 15 लाख रुपए की और हमने डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं 25 लाख रुपए की, तो ये हम अगर प्रॉपर मैनेज करेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो हम ये गलती नहीं करेंगे, जिससे हमारी जो ओवर कैपिटलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। और द फॉलोइंग आर द मेजर स्टेप्स टू रिड्यूस ओवर कैपिटलाइजेशन। पहला है एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन रिड्यूस ओवर कैपिटलाइजेशन, अगर हम अच्छे से मैनेज करते हैं, हमारा जो मैनेजमेंट टीम है वो अगर अच्छे से काम करती है तो हम इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विद विच कंसिस्ट ऑफ हाई रेट ऑफ डिविडेंड, अब हमारे जो शेयर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो इक्विटी और एक प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जिसमें हम फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड देते हैं, तो जो डिविडेंड हम, जो प्रेफरेंस शेयर्स बहुत ज्यादा डिविडेंड ले रहे हैं उनको हम रिडीम कर दें, मतलब उनका पूरा पैसा लौटा दें। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल हमने इशू कर रखे थे अब उनको रीऑर्गेनाइज कर दें, मतलब पहले किसी को 4 दे रखे थे तो अब उसको 3 दे दें, कम कर लें मतलब। और रिडक्शन ऑफ डेट कैपिटल, जैसे हमने डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं मार्केट में तो उसको भी कम कर लें।
तो इससे हमारी जो ओवर कैपिटलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, मतलब हमारे बिजनेस में जो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आता है अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन जो है वो बिल्कुल अपोजिट होता है हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन का। ओवर कैपिटलाइजेशन में हमने पैसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रखे थे, लेकिन अंडर कैपिटलाइजेशन में हमने पैसे कम इन्वेस्ट कर रखे हैं। जितने, जैसे हमें 10 लाख रुपए चाहिए अपने बिजनेस में, लेकिन हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट ना करके 7, 5 या 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, मतलब जितने चाहिए उससे कम पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं। Undercapitalization is the opposite of overcapitalization, and it will occur when the company actual capitalization is lower than the capitalization as warranted by its earning capacity. हमारी अर्निंग कैपेसिटी तो ज्यादा है। अगर हम अभी, मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, अगर मैं 5 लाख रुपए और बढ़ाती हूँ तो मैं उससे और ज्यादा अर्न कर सकती हूँ। मेरी अर्निंग कैपेसिटी बहुत है, लेकिन मैंने पैसे ही इन्वेस्ट नहीं कर रखे हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन इज नॉट द सो कॉल्ड इनएडुकेट कैपिटल। अंडर कैपिटलाइजेशन को हम इनएडुकेट कैपिटल नहीं बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन ही है, अ कॉर्पोरेशन में बी अंडर कैपिटलाइज्ड व्हेन द रेट ऑफ प्रॉफिट इज एक्सेप्शनली हाई इन द सेम इंडस्ट्री। मतलब हमारी अंडर कैपिटलाइजेशन कब होती है, जब हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्शनली हाई है। मतलब जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो तो 10% से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो 20% जा रहा है। मतलब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके जो और लोग हैं वो तो 10 हजार रुपए कमा रहे हैं, लेकिन हम 20 हजार रुपए कमा रहे हैं, 30 हजार रुपए। मतलब एक्सेप्शनली हाई है हमारी। हम अगर और पैसे इन्वेस्ट करें तो हम और अर्न कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन है, हॉकलैंड ने दी है, एन एक्सेस ऑफ ट्रू असेट्स वैल्यू ओवर द एग्रीगेट ऑफ स्टॉक्स एंड वांट आउटस्टैंडिंग। जो हमारे ट्रू असेट्स हैं उनकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जिनसे जो हमारी बॉन्ड्स हैं, मतलब जो हमारे ऊपर लोन वगैरह है, मतलब डिवेंचर्स या शेयर्स जो है, उनसे ज्यादा वैल्यू है हमारी असेट्स की। मतलब हम ज्यादा कमा सकते हैं। अब इसके रीजंस क्या क्या होते हैं। अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। जब मैं ये देख रही थी कि मुझे कैपिटल चाहिए तो मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया था। मतलब मैंने सोचा था कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत होगी, लेकिन एक्चुअल में मुझे जरूरत है 15 लाख रुपए की, लेकिन मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया। सेकेंड इज अंडर एस्टिमेशन ऑफ इनिशियल एंड फ्यूचर अर्निंग। जो हमारी शुरुआत में जो रिटर्न मिलता है, हमें अर्निंग होती है, या फिर जो बाद में अर्निंग होगी, वो भी हमने कम एज्यूम कर लिया। हमारी अर्निंग कैपेसिटी है 10%, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया कम 5%। ठीक है, मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी। और हमारी जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। जो हमारी कंपनी में लोग काम करते हैं वो इतने ज्यादा एफिशिएंट है कि 2 दिन का काम 1.5 दिन में कर देते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं वो। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, या फिर जो डिविडेंड है वो हम ज्यादा नहीं देते हैं, हम सारा का सारा पैसा जो है वो अपने बिजनेस में वापस इन्वेस्ट कर लेते हैं। डिजायर ऑफ कंट्रोल एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब हम जो है कंट्रोल ज्यादा करना चाहते हैं, मतलब हम ज्यादा शेयर्स इशू करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कंट्रोल है वो हमारे पास रहे और हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा उठा सकें। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होती है, जब जो डिवेंचर्स, जैसे डिवेंचर्स होल्डर जो होते हैं वो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। अब मान लो आपकी कंपनी को हुआ है 1 लाख रुपए का फायदा, जिसमें से आपको डिवेंचर्स को 10% देना है, मतलब 10 हजार रुपए आप डिवेंचर्स को दे दोगे, और बाकी की जो 90 हजार रुपए वो तो सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलेंगे ना। अगर मान लो मैं डिवेंचर्स को ज्यादा कर लेती हूँ, अब रेशियो में चेंज कर लेती हूँ, अब मेरे को देना पड़े 60,000 या 70,000 डिवेंचर होल्डर्स को, तो जो पहले वाला केस था वो था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब मैं डिवेंचर होल्डर्स का भी पैसा खुद ले रही हूँ, क्योंकि उनको तो मुझे फिक्स रेट देना है और डिवेंचर्स इतने ज्यादा है नहीं है, तो उनका जब प्रॉफिट मुझे मिल जाता है वो होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। अंडर यूटिलाइजेशन लीड्स टू सर्टेन इफेक्ट्स इन कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स। इट लीड्स टू मैनिपुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। इससे क्या क्या होता है, जो हमारी मार्केट वैल्यू है शेयर्स की वो मैनिपुलेट हो जाती है। इट इंक्रीजेज द मार्केबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब जब लोग देखते हैं कि भाई इस कंपनी को इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, तो वो हमारे कंपनी के शेयर्स जो है परचेज करना चाहते हैं, मार्केटेबल हो जाते हैं हमारे शेयर्स। इट में लीड टू मोर गवर्नमेंट कंट्रोल एंड हायर टैक्सेशन। इससे जब गवर्नमेंट देखती है कि भाई ये कंपनी इतना ज्यादा पैसा अर्न कर रही है,
इतना ज्यादा अर्न कर रही है तो वो क्या करती है, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा देती है। वो चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका ले सके, और टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा देती है। कंज्यूमर फील दैट दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय द कंपनी। अब कोई भी कंपनी है वो बहुत ज्यादा वो कर रही है, कमा रही है, मतलब प्रॉफिट बहुत ज्यादा है उसके, तो जो कंज्यूमर्स है, जो लोग उसका सामान खरीदते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हो सकता है कि कंपनी में हमें 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच रही है, मतलब हमें महंगा दे रही है, हो सकता है कंपनी हमें एक्सप्लॉइट कर रही है। इट्स लीड्स टू हाई कंपटीशन। अब जब बाकी के लोग देखेंगे कि ये बंदा इतना अर्न कर रहा है, तो वो भी ज्यादा चाहेंगे कि वो भी अर्न करें, तो इससे कंपटीशन भी बढ़ता है मार्केट में। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखो, हमारी कंपनी के लिए ना ओवर कैपिटलाइजेशन अच्छा है, ना अंडर कैपिटलाइजेशन। दोनों ही चीजें हमारी कंपनी के लिए बेकार रहती हैं, क्योंकि जब अंडर कैपिटलाइजेशन होता है तो हम और ज्यादा अर्न कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाते। और ओवर कैपिटलाइजेशन होता है तो हमारे फंड्स फालतू पड़े रहते हैं, वो यूज नहीं हो पाते हैं। अब इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? अंडर कैपिटलाइजेशन कैन बी कंपनसेट विद द हेल्प ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। हम शेयर्स और इशू कर सकते हैं। इंक्रीजिंग पार वैल्यू ऑफ शेयर में हेल्प टू रिड्यूस अंडर कैपिटल, या फिर और शेयर इशू ना करके हम एक शेयर की वैल्यू बढ़ा दें, तो भी हमारी अंडर कैपिटलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। या फिर अंडर कैपिटलाइजेशन में बी करेक्टेड बाय द इशू ऑफ बोनस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, या फिर हम अपने जो पहले से जो शेयर होल्डर्स हैं उनको और बोनस शेयर्स इशू कर दें। और फोर्थ इज रिड्यूसिंग द डिविडेंड पर शेयर बाय वे ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ शेयर। अब स्प्लिटिंग क्या होता है? मान लो पहले एक शेयर था मेरी कंपनी का, तो अब मैं उसके पार्ट्स छोटे दो तीन पार्ट्स को डिवाइड कर दूं, मतलब एक शेयर का मैं 2 या 3 शेयर बना दूं, स्प्लिट कर दूं अपने शेयर्स को, तो ऐसे भी मेरी बढ़ सकते हैं, क्योंकि कैपिटलाइजेशन बढ़ गई ना। अब पहले मेरा एक शेयर था, अब उसके मैंने 3 शेयर कर दिए, तो मुझे 3 शेयर्स पे पैसे मिलेंगे, जिससे मेरी जो अंडर और मुझे पैसा मिलेगा, तो अंडर कैपिटलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आता है मेरा वाटर्ड कैपिटल। वाटर्ड कैपिटल क्या होता है? इफ द स्टॉक और द कंपनी ऑफ और कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नॉट मेंशन्ड बाय असेट्स ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू, इट इज कॉल्ड एज वाटर्ड स्टॉक। मतलब मैंने अपनी जो कंपनी है उसके बुक जो है, जो मैं रिकॉर्ड करती हूँ, उसमें मैंने अपने असेट्स की वैल्यू ज्यादा शो कर रखी है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू उतनी नहीं है। मान लो मैंने कोई मशीनरी है, उसको अपनी बुक्स में 10 लाख रुपए का शो कर रखा है, लेकिन अगर कोई पर्सन मार्केट में जाकर देखता है कि हाँ ये मशीनरी मार्केट में कितनी है, तो वो 5 लाख की ही है, आप उसको 5 लाख रुपए में ही बेच सकते हो। मतलब जितना आपको चाहिए, आपने उससे ज्यादा अपने प्राइजेस को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रखा है कि हाँ मेरा बिजनेस इतना स्ट्रांग है। इन सिंपल वर्ड्स, वाटर्ड कैपिटल मीन्स दैट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ कंपनी इज लेस देन इट्स बुक वैल्यू। जो हमारी असेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो कम है बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू ज्यादा है। अब अकॉर्डिंग टू हॉगलैंड, a stock is said to be watered when its true value is less than its book value। जब उसकी true value जो है वो उसकी book value से कम होती है। अब ये हम करते क्यों हैं? What are the causes of watered capital? Generally, watered capital arises at the time of incorporation of a company, but it also arises during the lifetime of the company। वैसे ज्यादातर जब हम किसी भी कंपनी को शुरू करते हैं उस टाइम पे वाटर्ड कैपिटल हम देखते हैं, लेकिन कभी कभी ये ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी हम देख सकते हैं, मतलब जब हमारी कंपनी चल रही है तब भी हम देख सकते हैं। पहला है एक्वायरिंग द असेट्स ऑफ द कंपनी एट हाई प्राइस। हमने जो कंपनी के असेट्स थे वो बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस पे खरीद लिए हैं, हमें मतलब पता नहीं था। तो जैसे जब हम बिजनेस खोलते हैं तो हमें इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, जब परचेज करने जाते हैं तो हम कभी कभी महंगा उठा लाते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसलिए जो सामने वाला है वो हमें कभी कभी पागल बना देता है। मतलब 10 हजार की असेट जो है वो 15 हजार में भी बेच देता है। तो हमने जब 15 हजार के लिए, तो हम बुक वैल्यू भी उस जो हम जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसे 15 हजार की ही दिखाएंगे, लेकिन उसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है? 10 हजार। एडॉप्टिंग इन इफेक्टिव डेप्रिसिएशन पॉलिसी। जो डेप्रिसिएशन जो पॉलिसी है वो हमने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं की है, मतलब हमें हर साल 10 हजार रुपए डेप्रिशिएट करने चाहिए मान लो, लेकिन हम हर साल 10 हजार रुपए डेप्रिशिएट नहीं करें, हम 5 हजार कर रहे हैं। और वर्थलेस इंटेंजिबल असेट्स आर परचेज्ड एट हायर प्राइसेस। मतलब जो इंटेंजिबल असेट्स जो होती है जैसे गुडविल वगैरह, वो किसी काम की नहीं है, लेकिन हमने उनको बहुत ज्यादा महंगे प्राइसेस में खरीद लिया है। ठीक है। नाउ
हो, थैंक यू।